हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 6 ऑफ लास्ट माइल रिवीजन सीरीज। सक्सेसफुली हम लोगों ने 5 सीरीज कंप्लीट किया है। आज छठा सीरीज है। आज सीरीज में क्या करने वाले हैं? आज इस सीरीज के अंदर हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाई वेटेज चैप्टर है और थोड़ा लेंदी भी है। तो इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा, मतलब इसके लिए 2 सेपरेट वीडियोस आएंगे। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। तो इसलिए मैं इसको 2 वीडियोस में कवर करूंगा। तो आज इसका पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा विद फार्मूला। और फिर सेकंड वीडियो के अंदर मैं कुछ इसके क्वेश्चंस को करूंगा। हम लोग इस फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ फार्मूला को पहले समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में रिवीजन सीरीज के, और उसके बाद फिर सेकंड वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे-अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसको करके ना आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। इस चैप्टर है बहुत लेंथी, मतलब बहुत टाइम लगता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, यदि आप सेल्फ कर रहे हैं या फिर क्लासेस के बाद भी कर रहे हैं तो। लेकिन ये रिवीजन सीरीज देखने के बाद आपको 2 वीडियो में ही पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और पूरा का पूरा 100% कवरेज भी हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्टिंग किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या फॉर्मूला आपके काम के होंगे, पहले वो समझेंगे। उसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाएँगे। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल का 3 सोर्स होता है। आपको पता होगा कैपिटल के 3 सोर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन-कौन से सोर्स होंगे? एक आप जानते होंगे इक्विटी है, एक प्रेफ़रेंस है और एक डेब्ट होता है। आपको यही तीनों का ना कॉस्ट पता करना है। कॉस्ट पता करने का मतलब कि आप इक्विटी जब भी इश्यू किए होंगे, तो कहीं न कहीं उनको डिविडेंड देते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपका प्रॉफिट कहीं बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब आप कितना परसेंट उनको लौटा रहे हैं। प्रॉफिट का क्या पोर्शन आपके जा रहा है, जो आप कॉस्ट बियर कर रहे हैं, वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पार्ट है। आप डिबेंचर्स या डेब्ट इश्यू करते होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उसका आप इंटरेस्ट देते होंगे, तो इंटरेस्ट भी तो कॉस्ट है आपके लिए, उसका कॉस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे। प्रेफ़रेंस शेयर्स भी इश्यू करते हैं, तो उसका डिविडेंड देते हैं। यानी जो डिविडेंड वो दे रहा है अपने प्रॉफिट से, वो कहीं न कहीं मेरा प्रॉफिट आउटफ्लो हो रहा है, तो कितना परसेंटेज जा रहा है प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट के बिहाफ़ में, वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर्स। एक और होता है, इक्विटी के साथ होता है ये, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कहते हैं, के और नीचे की तरफ आर, आर का मतलब रिटेन अर्निंग होता है। तो आपको पता होगा कंपनी में जो प्रॉफिट होता है सबका सब डिस्ट्रीब्यूट जब नहीं करते हैं, तो कुछ प्रॉफिट बच जाता है, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। उसका भी कॉस्ट होता है, तो वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट के साथ। अब डेब्ट के भी 2 नेचर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है रिडीमेबल डेब्ट और एक हो सकता है इररिडीमेबल डेब्ट। रिडीमेबल इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा जब भी डेब्ट इश्यू होता है तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि उस कितने दिन के अंदर पैसा वापसी किया जाएगा। मतलब यदि आप किसी से लोन ले रहे हैं, तो कितने समय में लौटाएँगे वो तो आपको पता होगा। बट कुछ ऐसे सिनेरियो भी होते हैं जहाँ पे लोन ले तो लेते हैं, लेकिन कितने समय में लौटाएँगे ये नहीं पता है। रिडीम ही नहीं होगा, लौटाना ही नहीं है। तो इररिडेबल डेब्ट कहते हैं उसको। इररिडेबल डेब्ट का कॉस्ट कैसे पता करते हैं? याद याद रखिएगा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस आपको ध्यान रखना होगा। के का मतलब कॉस्ट होता है और यदि नीचे की तरफ डी है ना, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। वैसे ही मैं के लिख के नीचे ई बोल दूँ तो यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। यदि मैं वापस से के लिख के नीचे पी बोल दूँ तो यानी वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है। डी स्टैंड्स फॉर डेब्ट, ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंसेस। और के का मतलब कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेब्ट। तो यहाँ पे केडी में मैं इररिडेबल की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें भी 2 सिचुएशन, एक तो प्री टैक्स हो सकता है, एक आफ्टर टैक्स हो सकता है। प्री टैक्स और आफ्टर टैक्स मतलब आपके क्वेश्चन यदि स्पेसिफिकली ऐसा बोले कि जितना परसेंट आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसका कॉस्ट कितना हो रहा है, आपके डेब्ट कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट कॉस्ट लग रहा है। तो वो प्री टैक्स भी हो सकता है, पोस्ट टैक्स भी हो सकता है, मतलब टैक्स बाद देके क्या रेट लग रहा है, टैक्स से पहले का क्या रेट लग रहा है। यदि बिफोर टैक्स बोलेगा तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोफिट। नेट प्रोफिट का मतलब कि आपको उस डेब्ट से कितना पैसा मिला, जब आपने डेब्ट रेज़ किया तो उससे कितना पैसा आपको मिला, कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। और कॉस्ट ऑफ डेब्ट में यदि आप ये फाइंड करना चाहिए कि आफ्टर टैक्स क्या होगा, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। रिडीमेबल डेब्ट में आएँगे तो रिडीमेबल मतलब होता है कि टाइम पीरियड के बाद आप पैसा लौटाएँगे। ठीक है? मान लीजिए 10 साल 15 साल बाद आप पैसा लौटाने वाले हो, उसको रिडीमेबल डेब्ट कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टी मतलब आफ्टर टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी। आरवी का मतलब हो गया रिडीमेबल वैल्यू, मतलब यदि आप डेब्ट इश्यू कर रहे हैं 100 में, हो सकता है कि आप रिडीम करते समय उसको 105 बार लौटाएँगे, तो रिडीमेबल वैल्यू 105 हो जाएगा। माइनस नेट प्रोसीड्स जितना आपने इश्यू के टाइम पे लिया, डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कितने साल में आप पैसा लौटाने वाले हैं, नंबर ऑफ ईयर या टाइम पीरियड कहेंगे। होल डिवाइडेड बाय एन आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मतलब आपका रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स होल डिवाइडेड बाय 2। ये करके आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट आएगा, लेकिन रिडीमेबल का आएगा। एक और होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने का, वो होता है आईआरआर मेथड या फिर यील्ड टू मैच्योरिटी, वाईटीएम कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो फॉर्मूला क्या होगा? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको यहाँ पे 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेशन है। जैसे आप पता है इंटरपोलेशन करते थे, वैसे तरीके से आपको इसको भी करना होता है आईआरआर मेथड में। तो आपको क्या करना होगा, इंटरपोलेशन के तरीके से आपको 2 रेट लेके चलना होगा, एक लोअर रेट लेना है, एक हायर रेट लेना है। तो लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट का डिफरेंस है। ये करके आपको एल टू मैच्योरिटी जब समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी फिलहाल मैं उससे फॉर्मूला एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस में। यदि आपको डेब्ट का पता चल गया, फॉर्मूला याद रख पा रहे हैं, तो प्रेफरेंसेस का भी आपका याद हो जाएगा। सेम तरीके का है। क्या होगा? अब देखिए, डेब्ट वाले में तो टैक्स लगेगा क्योंकि आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स है। प्रेफरेंस वाले में प्रेफरेंस डिविडेंड का टैक्स लगेगा, बट वहां अपने को ये पढ़ना नहीं है। तो अपने को क्या करना होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स करेंगे। आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स नहीं होता है। और यदि आप करते हैं रिडीमेबल का, तो फॉर्मूला हो जाएगा किसमें?
अप्रोक्सीमेटेड मेथड से, यानी यहाँ पे रिडेमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड्स इसके मेथड से कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी, देखिए डेप्ट वाले में भी यही था, आरबी माइनस एनपी ही था, होल डिवाइडेड बाय एन था, डिवाइडेड बाय एन भी हो गया, फिर डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब डेप्ट का जो रिडेमेबल का फॉर्मूला है ना, वही प्रेफरेंस का भी रिडेमेबल का फॉर्मूला है। बस वहाँ पे 1 माइनस टी होता है क्योंकि टैक्स लगता है वहाँ पे, यहाँ पे टैक्स का नहीं देखना है आपको, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड का टैक्स आपके एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। अब आते हैं, अब देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड वाले, प्रेफरेंस शेयर्स वाले का भी एक और फॉर्मूला होता है, वो भी होता है इल टू मैच्योरिटी मेथड से, बट वो मैं समझ करवाऊंगा तब समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बहुत सारा फॉर्मूला है। कौन-कौन सा? एक तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, जिसको ज़ीरो ग्रोथ मॉडल कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी बाई पी ज़ीरो। आपको पता होगा डिविडेंड पॉलिसी मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ये चीज़ आपको कवर है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय पी ज़ीरो। पी ज़ीरो का मतलब क्या होगा? करंट मार्केट प्राइस, है ना? और डी का मतलब हो गया डिविडेंड पर शेयर्स। यदि आपके डिविडेंड में ग्रोथ है, ग्रोथ मॉडल है, तो डी वन का मतलब हो गया कि आपका करंट डिविडेंड के साथ आप ग्रोथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी डी वन इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द ईयर एंड, दैट इज़ डी ज़ीरो 1 प्लस जी, और उसके साथ आपको क्या करना होगा? डिवाइड बाय पी ज़ीरो करना होगा, और ग्रोथ रहेगा तो जी को प्लस करेंगे क्योंकि ग्रोथ मॉडल लेके चल रहे हैं, उसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। अर्निंग प्राइस मॉडल होगा तो जहाँ डिविडेंड ले रहे थे वहाँ पे आप अर्निंग ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पे डिविडेंड बाय पी ज़ीरो कर रहे थे, अब आप अर्निंग बाय पी ज़ीरो कर दीजिए। क्लियर है? ग्रोथ रहेगा तो क्या करना है, सिर्फ इसमें जो जी का वैल्यू है वो लास्ट में ऐड कर दीजिए। सीएपीएम मॉडल, अभी मैंने लास्ट आपको जो चैप्टर कराया था उसमें भी सीएपीएम मॉडल यूज किया था, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल कहते हैं। तो क्या होता था, आरएफ दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम, इसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं। आरएम का मतलब हो गया कि आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, उसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं। ये पोर्शन क्या है, रिस्क प्रीमियम, मैंने आपको समझाया भी था पहले। तो ये सीएपीएम हो गया। रियलाइज्ड यील्ड मेथड में होगा तो D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P0, और उसके बाद माइनस 1 करेंगे तो सीएजीआर का जो फॉर्मूला है ना निकालने का, वो तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड यील्ड मेथड यूज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग फिलहाल आप मत समझे, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वही कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी होता है। कभी सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में फॉर्मूला लगाएंगे ना, वही फॉर्मूला लगा के आपको कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी निकालना होगा, तो इसके अलग से कुछ देखने याद करने का जरूरत नहीं है। लास्ट फॉर्मूला आपके लिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी पता होगा, इसके पहले जो मैंने क्लास में आपको कवर करवाया था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, उसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको करवाया था। कैसे? तो पहला वेट और मल्टीप्लाई करते थे आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, प्लस सेकंड वेट और उसको मल्टीप्लाई करते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, इन दोनों को आपस में ऐड करके जो निकलता था वही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। यानी आपको क्या करना होगा, डेब्ट का कॉस्ट और डेब्ट का वेट, फिर आपका इक्विटी का कॉस्ट, इक्विटी का वेट, प्रेफरेंस का कॉस्ट, प्रेफरेंस का वेट, रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट, रिटर्न अर्निंग का वेट, बस सबको आपस में प्लस कर दो, हो गया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन होते हैं, एक होता है बुक वैल्यू के बेसिस पे निकालो, एक मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा, बस कैलकुलेशन में अमाउंट का चेंजेस आएगा। क्लियर है? तो इतना ही फॉर्मूला आपको जानना है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई फॉर्मूला आपको इससे सीखने का जरूरत ही नहीं है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, जो कि लास्ट माइल रिवीजन सीरीज के क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत काम के हैं, वो अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है Kori Limited and SA Limited are identical. However, their capital structure in the market value term differ as follow. डेप्ट बोलता है इसका 60% है Kori Limited का, और इक्विटी है 40%, 100% हो गया। SA Limited का 20% डेप्ट है और 80% इक्विटी है। बोरिंग रेट दोनों ही कंपनी का 8% है। इन नो टैक्स वर्ल्ड, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगता है यहाँ पे। कैपिटल मार्केट आर अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली कैपिटल मार्केट है। बोलता है इफ री ओज 6% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ Kori Limited, डिटरमाइन हिज रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 9 लाख। यदि एक कंपनी के पास, किसका, कौन से कंपनी का बात कर रहा है, बोलता है कि यदि Kori लिमिटेड में किसी री नाम का एक पर्सन है जिसका इन्वेस्टमेंट है 6% का, तो उस Kori लिमिटेड, आपका ये पहला कंपनी का बात हो रहा है, वहां पे यदि इसका 6% इन्वेस्टमेंट है और वो कंपनी 9 लाख रुपए का अर्निंग कर रहा है, और ओवरऑल जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है आपका कितना, 18%। तो कैलकुलेट करना है क्या, कि उसको कितना इनकम होगा, री को कितना इनकम होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड कर ले, वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड कर ले। तो देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, और आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है, 9 लाख का है, तो हो जाएगा NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय K0। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम 9 लाख डिवाइडेड बाय आपका रिटर्न कितना दिया हुआ नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर, 18%, तो डिवाइड बाय 18%, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 18%, यानी 50 लाख का क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा 50 लैक्स का। अब ये 50 लाख का दो डिवीजन होगा, एक तो होगा आपका डेप्ट कॉम्पोनेंट और एक होगा इक्विटी कंपोनेंट। कितना डेप्ट कितना इक्विटी, 60% डेप्ट Kori लिमिटेड का, ठीक है, 60% 40% इक्विटी, तो इक्विटी 40% और डेप्ट 60%। तो यदि तुम 50 लाख का निकालते हो, 50 लैक्स का 60%, यानी 30 लाख का डेप्ट है, तो इक्विटी कितने का, 20 लाख का ना। ओके, अब अपने को क्या करना होगा, अपने तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि कंपनी का इनकम कितना बचता है जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो आपको एक क्या इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है।
तो कैलकुलेशन फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू री, सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना दिया हुआ था, 9 लाख का। इससे क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट। कितना का डेप्ट निकला आपने, 30 लाख का डेप्ट निकला। इसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट बोलता है 8% है, इंटू 8%, यानी 2,40,000। तो 9 लाख माइनस 2,40,000, यानी 6,60,000 का ना। तो इनकम री का कितना आएगा, ये हो गया अर्निंग, ठीक है, टैक्स है नहीं क्योंकि नो टैक्स कंपनी है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इनकम ऑफ री कितना हो जाएगा, तो 6,60,000 का इनकम है और री का 6% इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 6%, यानी 39,600। तो ये आपका पहला कैलकुलेशन तो कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ परी लिमिटेड। परी लिमिटेड का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो कैलकुलेट करना है। तो यानी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है परी का। तो के ई परी लिमिटेड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपके जो अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के, यानी 6,60,000 अवेलेबल है, डिवाइडेड बाई आपका टोटल ओवरऑल इक्विटी कैपिटल कितने का है, तो 20 लाख का है ना। कहाँ पता चला 20 लाख, यहाँ से, इसलिए मैंने इसको सब डिवीजन करके बताया था, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 6,60,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख, 33%। इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न 30%, 33% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं। ये अभी आपका परी लिमिटेड बोलता है, साल लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज परी लिमिटेड, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ साल लिमिटेड, एनालाइज व्हाई डज इट डिफर इन द फॉर्म ऑफ परी। अच्छा, सा का भी आपको क्या करना है, आपको इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है सा का। तो सा का भी एक ऑपरेटिंग इनकम बनाना पड़ेगा, मतलब आपका इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा इन केस ऑफ सा लिमिटेड। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म तो वही है, सेम 50 लाख का ही वैल्यू ऑफ फॉर्म है। इसका भी सब डिविजन करो, इक्विटी और डेप्ट। कितना है इसका सब डिविजन, 20% आपके डेप्ट है, 80% इक्विटी है, 80% और ये 20%। तो 50 लाख का 20% हो जाएगा ये 10 लाख का, और ये हो जाएगा 40 लाख का। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, कैलकुलेशन फॉर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम है 9 लाख का, लेस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट, तो यहाँ 10 लाख का डेप्ट है, इनटू आपका डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है, 8%, 8%, यानी 80,000, यानी 8,20,000। ये क्या हो गया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसी का आपका इम्प्लाइड रेट निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, के ई इक्वल्स टू 8,20,000 का अर्निंग अवेलेबल है ना, डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 40 लाख का, 40 लैक्स, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दे, यानी 8,20,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख, परसेंटेज 20.5%। अब आप देख पा रहे होंगे, आपको बोलता है एनालाइज व्हाई डिफर्ड फ्रॉम क्वारी लिमिटेड। क्वारी लिमिटेड का क्या था, कैपिटलाइजेशन रेट जो था वो 33% था, और इसका 20.5% है। क्यों, क्योंकि ये डेप्ट कम यूज कर रहा है, वो डेप्ट ज्यादा यूज किया था, है ना। तो आपको बस ये आपको लिख देना है कि क्यों इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, ये क्वेश्चन कितना अच्छे लेवल का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, बोलता है नव्या लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख, 10 लाख का एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहता है फॉर मीटिंग इट्स मॉडर्नाइजेशन प्लान। मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए उसको 10 लाख चाहिए। इट हैज 3 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, 3 लाख है अभी इसके पास। तो 3 लाख है तो देखो 10 लाख चाहिए तुमको, 10 लाख में से तुमको कहीं से भी पैसा रेज करना है, लेकिन 3 लाख जो है ना अभी रिटेन अर्निंग में है, रिटेन अर्निंग में है, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब आपका डेप्ट इक्विटी मिक्स क्या है, 40% 60%, यानी 40% आप डेप्ट यूज करेंगे। तो 10 लाख का 40% कितना, यानी 4 लाख का आप क्या करेंगे, डेप्ट करेंगे। तो 6 लाख का इक्विटी होगा ना, तो 6 लाख में तो 3 लाख आपके पास रिटर्न अर्निंग में है, तो जो 3 लाख और लगेगा ना वो आपको, वो 3 लाख का क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। देखिए ब्रेक आपको करना होगा खुद से। तो रिटेन अर्निंग कितना चाहिए था, रिटेन अर्निंग 3 लाख दिया हुआ था, आपका डेप्ट इक्विटी मिक्स आपका 40% 60%, यानी 40% डेप्ट। तो 10 लाख का 40% मतलब 4 लाख का आपका डेप्ट हो जाएगा। अब बचता है 6 लाख इक्विटी में। इक्विटी का दो पार्ट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो 3 लाख यदि आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस है तो 3 लाख ही आपको इक्विटी शेयर कैपिटल यूज करना है। ये मिला के आपका 3 3 6 4 10 लाख यहाँ पे टोटल हो जाएगा। बस इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको कैटेगराइज किया। बोलता है यदि आप डेप्ट लेते हैं अप टू 1,80,000 तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा, और 1,80,000 के ऊपर लेंगे तो 16% लगेगा। आप तो टोटल 4 लाख ले रहे हैं, यानी अप टू 1,80,000 के ऊपर आपको कितना लगेगा, 10%। रिमेनिंग और कितना बचता है, 4 लाख में 1,80 बात दे दो तो कितना बचेगा, 2,20,000।
इसके ऊपर लगेगा आपका 16% का इंटरेस्ट। अर्निंग पर शेयर दे दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड ग्रो करेगा 10% से, और करंट मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया 44 का, टैक्स रेट दे दिया 50%। बोलता है डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, आप फाइनेंस जो रेज करना चाहते हो उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, और पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट क्या होगा ये भी फाइंड करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना है आपको, है ना, एडिशनल जो आप डेप्ट रेज कर रहे हैं, और आपको कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपको फाइंड करना है, और फिर आपको आपको ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है। तो सम्स बहुत अच्छा है, तो मैं एक एक करके समझाते हुए करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो फंड जो रिक्वायर्ड था, फंड रिक्वायर्ड था आपको ₹10 लाख का, इसके सोर्स क्या होंगे, तो सोर्स आपके इस तरह से है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। डेप्ट है, इक्विटी कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है। डेप्ट कितना 40% है, तो 10 लाख का 40% यानी 4 लाख, अब बचता है 6 लाख। 6 लाख में आपके पास रिटेन अर्निंग 3 लाख है, सम्स में ही बता दिया था, तो कितना बैलेंस फिगर बचेगा, ये आप कैपिटल को बैलेंस फिगर बोल दो, कितना बचेगा 3 लाख, हो गया आपका 10 लाख। अब इसी को आपको एक टेबल में सजा देना है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, मतलब डेप्ट भी तो कहानी है ना, डेप्ट का भी तो फिर दो पार्ट किया, डेप्ट का दो पार्ट क्या किया, डेप्ट का दो पार्ट में है, एक आपका 1,80,000 जो होगा वो होगा एट द रेट 10%, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और 1,80,000 के ऊपर जो जाएगा यानी 2,20,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि 4 लाख टोटल था ना डेप्ट, तो ₹2,20,000 जो रेज होगा वो होगा एट द रेट 16%। तो ये आपका ओवरऑल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो मैंने आपको डिजाइन कर दिया। तो पहले वाले क्वेश्चन का यही रिक्वायरमेंट था कि आपका पैटर्न क्या होगा फंड रेजिंग का, तो फंड रेजिंग का मैंने पैटर्न आपको दे दिया। दूसरा है पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट फाइंड करना है वो भी आफ्टर टैक्स। देखिए यहाँ पे कोई रिडीमेबल रिडीमेबल ऐसा कुछ है नहीं, तो अपने को जब रिडीमेबल नहीं बताया कि कब रिडीम करना है, किस प्राइस रिडीम करना है, मतलब ये इरिडीमेबल डेप्ट है, तो इरिडीमेबल डेप्ट का आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला लगाना है वो भी आफ्टर टैक्स वाला। आइए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, तो एट द रेट 10% डेप्ट वाला क्या हो जाएगा आई 1 - टी, तो 10% 1 - टी, टैक्स रेट कितना परसेंट है, टैक्स रेट आपका है, देखिए 50% टैक्स रेट है ना, तो 0.50, तो यानी हो जाएगा ये 5%, फिर हो जाएगा एट द रेट 16% डेप्ट इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला लगेगा, तो 16% 1 - 0.50 यानी 8%, तो आपका दूसरा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गया। तीसरा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में अभी आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी फाइंड करना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेप्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी फाइंड करना है। तो आपका एक डेप्ट है 1,80,000 का, इसके ऊपर कितना लग रहा है कैपिटल, डेप्ट कैपिटल का कितना रेट है 5%, प्लस दूसरा आप ले रहे हैं 2,20,000 का, इसके ऊपर 8%, होल डिवाइडेड बाई 4 लाख का आपका टोटल कैपिटल डेप्ट कैपिटल, बस निकाल लो इसको, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 5% यानी 9,000 प्लस 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 8% यानी 17,600 डिवाइडेड बाई 4 लाख यानी 6.65%, ये आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ गया। तीसरा रिक्वायरमेंट में आपको कॉस्ट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। आ जाइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, देखिए यहाँ पे रिटर्न अर्निंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं है, बट इक्विटी का तो है, यानी आप क्या बोलोगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगा ना यहाँ पे वही कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होता है वही कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी होता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या फॉर्मुला लगाऊं मैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या फॉर्मुला लगाऊं, तो देखो तुम्हारे पास दे दिया अर्निंग भी दे दिया और डिविडेंड पे आउट दे दिया, मतलब 2 रुपए का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड पे निकालो, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, क्योंकि ग्रोथ भी दिया हुआ है, कितना ग्रोथ दिया हुआ है, ग्रोथ इन डिविडेंड दे दिया है 10% का, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाओ, तो क्या हो जाएगा D0 1 + G होल डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, तो तुम्हारा D0 कितना 2 रुपया, 1 + 10% का ग्रोथ रेट, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 44 रुपीज, तो 44 प्लस ग्रोथ रेट कितना 0.10, इसको सॉल्व करूंगा तो 2.2 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 0.10 यानी 0.15 आ रहा है। आप बोल सकते हो 15% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, निकल गया ये भी। अब आपका तीसरा चौथा रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फाइंड करना है, अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल, तो सबसे पहले सोर्स में तुम्हारे पास इक्विटी है, रिटेन अर्निंग अलग से चाहो तो लिखो, नहीं तो साथ में भी लिख सकते हो, तो आप चाहो तो अलग से लिख लो, तो लिख लो यहाँ पे रिटेन अर्निंग, रिटेन
अर्निंग, आपका इक्विटी कितने का था? 3 लाख का, रिटेन अर्निंग 3 लाख का। डेब्ट में, डेब्ट क्या अलग-अलग लिखूँ? अलग-अलग लिखोगे तो अलग-अलग रेट लेना पड़ेगा, यानी 5% 8% अलग-अलग लेना पड़ेगा। लेकिन तुमने एक सिंगल एवरेज निकाला रेट, तो एक ही बार अमाउंट ले लो डेब्ट का, डेब्ट अमाउंट एक ही बार 4 लाख का। जब मैं सिंगल एवरेज रेट यूज़ करूँगा तो एक ही अमाउंट लिखूँगा। बट यदि मैं दोनों लिखना चाहता हूँ, मतलब 10% और 16% वाला दोनों लिखना चाहता हूँ, तब दोनों का अमाउंट अलग-अलग और दोनों का आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो था वो अलग-अलग लिखना होगा। तो वेट कितना आएगा तो पहले इसका टोटल हो जाएगा, ये टोटल हो गया 10 लैक्स का। तो वेट हो जाएगा 0.30, ये भी 0.30, ये 0.40। K0 का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया था? 15%। वही सेम कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग में बताया। और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट आया था कितना? 6.65%, 6.65%। अब क्या करना होता है, ये वेट और ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3 यानी 4.5%, फिर 4.5% और ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.65, 2.66%। इन सबको ऐड करना होगा, यानी 11.66% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 भी स्वाहा खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 15% कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर। 15% डिवेंचर्स यानी 15% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 15% है। फिर क्या बोलता है? 100 ईच का है एट पार विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर। तो आपका एन इक्वल्स टू हो जाएगा 6 ईयर्स। फिर बोलता है कि ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब आपका यहाँ रिडम्पशन जो होगा ना वो बाय कन्वर्जन है, यानी आपके हर एक डिवेंचर का आपको 2 इक्विटी मिलेंगे। तो उस समय इक्विटी का जो प्राइस रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू आ जाएगा। अभी रिडीमेबल वैल्यू आया नहीं है तो आर भी अभी छोड़ के रखते हैं कि रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा, बाद में निकालेंगे। आगे क्या बोलता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम है 18%। ये क्यों दिया? ये आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए दे दिया। तो अभी फिलहाल इतना जगह छोड़ दो क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी निकालना होगा। तो यहाँ पे वर्किंग करते हैं, वर्किंग नोट 1। तो आपके रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, फिर है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आरएफ और आरएम कितना दिया हुआ है। तो रिस्क फ्री रेट है 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया 18%, 10% ये दे दिया आरएम माइनस आरएफ, क्योंकि रेट ऑफ जो रिस्क प्रीमियम होता है वो आरएम माइनस आरएफ होता है, ये 18% दे दिया। आगे क्या बोलता है? एंड द बीटा है 1.25, कंपनी का बीटा, बीटा जो है 1.25 है। तो के ई का फॉर्मूला सी ए पी एम मॉडल में क्या बताया था? आर एफ प्लस बीटा, उसके बाद आर एम माइनस आर एफ, यानी 10% प्लस बीटा 1.25 मल्टीप्लाई बाई 18%। इसको सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाए। तो 1.25 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 10 यानी 32.5% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। यहाँ निकल गया। आगे द कंपनी हैड पेड डिविडेंड ऑफ 12.76%, sorry, 12 rupees 12.76 per shares 5 year ago. It paid dividend of is 10 per shares. आज से 5 साल पहले वो 10 रुपए डिविडेंड देता था, आज दे रहा है 12.76 का, यानी डिविडेंड में कहीं ना कहीं ग्रोथ भी है। तो अपने डिविडेंड का ग्रोथ भी फाइंड करेंगे। आ जाओ। तो कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड ग्रोथ। तो देखो आज तुम्हारे पास डिविडेंड 1 प्लस जी का पावर 5 टाइम करने के बाद कितना आ रहा है? डिविडेंड आ जा रहा है 12.76 का, 12.76 का। डिविडेंड पहले 10 का था, 1 प्लस जी 5 साल का टाइम पीरियड को ग्रो किया 12.76। इसको सॉल्व करो तो 12.76 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, यानी 1.276। 1 प्लस जी का पावर 5 इक्वल्स टू 1.276। अब ट्रायल एंड मेथड से रैंडमली कोई नंबर लेके देखो, जैसे मान लो 5% तो 1.05, जी का वैल्यू 0.5 रखो, ऐड करके मल्टीप्लाई करके 5 टाइम इक्वल्स टू है 2 3 4 5, 1.2 आ गया। ट्रायल एंड मेथड फर्स्ट में ही आ गया। तो ट्रायल एंड एरर किया तो क्या हो गया? जी का वैल्यू आ गया 5%, यानी ग्रोथ 5% है। अब जी की जगह 0.05 रखोगे यानी 1.05 हुआ, ब्रैकेट में इसको रखे हो, पावर 5 टाइम है तो कैलकुलेशन कैसे बताया था? 1.05 लिखोगे, 1 टाइम मल्टीप्लाई 4 टाइम इक्वल्स टू करो तो पावर हो जाएगा 5 टाइम। देखोगे यदि ये वैल्यू मैच कर गया यानी तुमने सही वैल्यू ट्रायल किया। तो मैंने जो इसको ट्रायल किया तो सेम वैल्यू 1.276 मेरा आ गया कैलकुलेशन पे, मतलब पावर 5 टाइम करने के बाद। तो जी का वैल्यू 5% हो गया, ग्रोथ रेट निकल गया। अब ये ग्रोथ रेट निकालने का मतलब क्या था? ये इसलिए मैं निकाला हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया, आपके पास ग्रोथ रेट दे दिया, आपके पास डिविडेंड का अमाउंट है। तो जो मार्केट प्राइस नीचे डिवाइड होता है ना वो निकल जाएगा। मार्केट प्राइस निकल जाएगा तो क्या होगा? मैं पता कर पाऊंगा कि रिडम्पशन के टाइम पे कितना प्राइस में आपका रिडम्पशन होने वाला है।
तो देयरफॉर प्राइस क्या हो जाएगा आफ्टर 6 ईयर, क्या हो जाएगा आफ्टर 6 ईयर, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा डी 7 डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। तो अभी डिविडेंड जो चल रहा है वो है 12.76 का, 1.05 का ग्रोथ होगा 7 ईयर डिवाइडेड बाई के ई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकला था अभी ऊपर में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया था 32.5%, यानी 0.0325 माइनस ग्रोथ है 0.05 का। इसको सॉल्व करेंगे तो प्राइस आ जाएगा, ये मार्केट प्राइस आ जाएगा इक्विटी का प्राइस आ जाएगा। तो फाइंड करें 1.05 टू टाइम 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई कर दे 12.76 के साथ, यानी वैल्यू आ जाएगा 17.9546 होल डिवाइडेड बाई 0.0325 माइनस 0.05 यानी 0.275। तो प्राइस आ रहा है मेरा 65.28 का, ₹65.28। तो रेडीमेड वाला अब निकल जाएगा, तो आ जाएगा 65.28 इंटू 2 शेयर्स, क्योंकि हर एक शेयर्स के बाद में आपका, हर एक डिवेंचर के बाद में आपको 2 शेयर्स मिलने वाला है। तो प्राइस आ जाएगा ₹130.56। तो यहाँ तक रेडीमेड वैल्यू हम लोग निकाल ले रहे हैं कि कितना आसानी से ये निकला है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। आगे बोलता है फ्लोटेशन कॉस्ट 5% ऑफ इशू अमाउंट, यानी आप जब भी डिवेंचर इशू किए होंगे ना, इशू कितना पे किए थे, इशू किए थे 100 रुपीज पे, उसमें आपका 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता है शेयर का इशू करने का खर्चा, उसमें ब्रोकरेज हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो सकते हैं, तो वो माइनस होगा कि वो आपको मिलेगा नहीं। 100 रुपया का भले डिवेंचर था, लेकिन आपका 5% तो खर्च हो गया, तो आपके यहाँ पे कितना आया होगा 95%, है ना। इसको कहते हैं नेट प्रोसीड्स। तो एनपी कितना 100 था, माइनस 5% का फ्लोटेशन यानी ₹95। इसके बाद का जो कहानी है ये तो प्रेफरेंस के लिए है, तो प्रेफरेंस को भी छोड़ दो, अभी तो आप जो निकाल रहे हो वो है आपका कॉस्ट ऑफ डेट, और वो भी अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाल रहे हैं। अभी जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ वो अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो के डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका आई 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। ये जो आप निकालेंगे इसमें वैल्यू रख के तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रख, तो 15 का इंटरेस्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.6, यानी हो जाएगा आपका 9 प्लस 130.56 माइनस 95 होल डिवाइडेड बाई 6, यानी 5.93 डिवाइडेड बाई 130.56 प्लस 95 होल डिवाइडेड बाई 2, 112.78, यानी 13.29% आ रहा है, 13.29% आ रहा है। तो इस तरीके से आपका डिवेंचर का कॉस्ट निकल गया, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो हम लोगों ने यूज किया। इसके बाद क्या करना है, यील्ड टू मैच्योरिटी यूज करना है और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस फाइंड करना है। देखिए सेकंड नंबर रिक्वायरमेंट है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है 5% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच का है, प्रीमियम 10% पे आपका हो रहा है। दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर एट पार। अभी आप इशू कर रहे हैं 100 प्लस 10% पे इशू प्राइस, जबकि आप जब रिडीम करेंगे 10 साल बाद तो एट पार पे करेंगे, पार मतलब फेस वैल्यू पे। फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें भी 6% है। आ जाइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का 5% प्रेफरेंस है, 100 का 5%, ये क्या होगा डिविडेंड होगा, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड इक्वल्स टू 100 का 5%, यानी ₹5 आएगा। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स इशू तो हो रहा है 10% प्रीमियम पे, लेकिन 6% फ्लोटेशन कॉस्ट भी है इशू प्राइस का, यानी नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगा 100 इंटू 110%, क्योंकि 100 रुपया में 10% प्रीमियम लगा के तो 110 में आप इशू कर रहे हैं, माइनस इसमें हो जाएगा 6% का फ्लोटेशन ऑफ 110। तो इसको फाइंड करेंगे तो 110 माइनस 6% यानी 103.4 रुपीज 103.40 फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है, प्रीमियम ऐड होता है, और इशू प्राइस जो था वो प्रीमियम लेके था उसका 6% आपको फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करना है। और रिडीम होगा 10 ईयर बाद आपका एट पार पे, यानी रिडीमेबल वैल्यू हो गया 100 का, एन इक्वल्स टू कितना 10 साल 10 ईयर्स। आपको कौन से मेथड यूज करने हैं प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो बोलता है आपको प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यील्ड टू मैच्योरिटी YTM फॉलो करना है, यानी वही जो आईआर मेथड समझाया था, लोअर रेट हायर रेट ऐसे 2 रेट लेके चलना होगा। तो चलिए इसके लिए ना टेबल का जरूरत पड़ेगा, मैं टेबल बना के फिर समझाता हूँ। तो देखिए टेबल मैंने बनाया, बट बनाया कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको ईयर कॉलम बनाना है, फिर आपको कैश फ्लो मतलब जो आया वो भी और जो आपके पास से जाएगा वो भी, उन दोनों को कैश फ्लो कहते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों इसमें इंक्लूड्स है। आपको ना 2 पीवी बनाना है, मतलब एक आपको लेना होगा लोअर रेट, तो मैं अपने मन से एक 3% लिया, मैं अपने मन से एक 5% लिया, आपका मन करता है तो आप 5% 10% भी कर सकते हैं, 7% 9% भी कर सकते हैं, आपका जो मर्जी आता है वो रेट पे आप निकाल सकते हैं पीवी।
अब जो भी पीवी आप निकाल रहे हैं उसका 2 कॉलम फिर एक्स्ट्रा होगा। एक तो पीवी फैक्टर होगा, मतलब 3% वाले का पीवी फैक्टर होगा और फिर उसको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पीवी कहलाएगा। यानी फिर सबका 2-2 सब डिवीजन निकल रहा है। 5% वाले में भी सेम सिचुएशन, आपका पीवी फैक्टर होगा और आपका पीवी होगा। पीवी फैक्टर एट द रेट 5% में पीवी फैक्टर निकालेंगे और उसको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी आएगा। क्योंकि इसमें लोअर रेट और हाई रेट पे एनपीवी फाइंड करना आपको होगा, है ना? तो आपके पास ईयर क्या होगा? तो पहले तो 0 ईयर, फिर 1 साल से लेके 10 साल तक आप क्या करेंगे? डिविडेंड देंगे और उसके बाद 10th ईयर में क्या करेंगे? आप रिडीम करेंगे। तो 0 ईयर पे आपको पैसा मिल रहा है कितना? इनफ्लो हुआ 103.40 का। आप डिविडेंड देंगे हर साल ₹5 का और रिडेम्पशन के टाइम पे कितना लौटाएँगे? रिडीमेबल एट पार है यानी 100 लौटाएँगे। अब आप 3% और 5% का पीवी फैक्टर निकाल, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.03 करने से 3% का फैक्टर निकलता है। तो पहले ईयर का आएगा, 0 ईयर में तो आपका 1 आएगा। तो फर्स्ट 1 से 10 ईयर तक आपको जाना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर का कैसे निकाला? 1 डिवाइडेड बाय 1.03 इक्वल्स टू किया। तो जो वैल्यू आया ये फर्स्ट ईयर का है। ऐसे इक्वल्स टू करते जाओ 10 साल तक जाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो 10th ईयर का है उसको तो लिख लो क्योंकि 10th ईयर में फिर वो काम आएगा 0.744। अब 10th ईयर तक ये करने के बाद आपके कैलकुलेटर पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम है जीटी फंक्शन। उस जीटी फंक्शन को प्रेस कर दे। तो ये क्या होगा पता है? 1 साल से लेके पूरे 10 साल तक का जितना भी फैक्टर था उसको आपस में ऐड कर देगा। तो मैंने जीटी किया। तो वैल्यू आया 8.53 आ गया। इसको आप यहाँ पे लिख के भी छोड़ दो। सेम प्रोसेस दोहराओ 5% के साथ। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10। तो 10th ईयर का तो लिख लो। 10th ईयर का वैल्यू आ रहा है 0.614 और 10 साल का पूरा टोटल करना है तो जीटी यानी 7.722 और पहले ईयर का तो 0 ईयर का तो 1 ही होता है। अब आपको क्या करना है? आसान हो गया। अब आप क्या करो? इस कैश फ्लो के साथ इस पीवी को मल्टीप्लाई करो, बाजू में लिख दो। तो सेम आएगा 103.40। फिर 8.53 को मल्टीप्लाई करो 5 से, बट नेगेटिव में लिखो क्योंकि माइनस साइन है, माइनस 42.65। फिर 100 को मल्टीप्लाई करो 0.744 से, वो भी नेगेटिव में लिखो, माइनस 74.40। सेम प्रोसेस 5% वाले के साथ। तो सेम कैश फ्लो 103.40 सेम ही होगा, 103.40 सेम होगा। नेक्स्ट होगा 7.722 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिखोगे, माइनस 38.61। फिर 0.614 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, अब वो भी नेगेटिव में लिखोगे, माइनस 61.40। अब इस पीवी का और इस पीवी का सिर्फ ऐड करोगे और कुछ ऐड वैड मत कर लेना। करो, मतलब आपस में प्लस माइनस करो। तो 103.4 माइनस 42.65 माइनस 74.4, तो नेगेटिव में आ रहा है 13.65। दूसरा 103.4 माइनस 38.61 माइनस 61.4, ये प्लस में आ रहा है 3.39। अब आपको एल्ड टू मैच्योरिटी मेथड का फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एल्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस हायर रेट माइनस लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय एनपीवी एट लोअर रेट। तो आइए, लोअर रेट कितना था? 3%। ये था आपका 5% माइनस 3%। लोअर रेट का एनपीवी कितना? नेगेटिव में 13.65 माइनस 3.39 मल्टीप्लाई बाय माइनस 13.65। इसको सॉल्व करेंगे आराम से। तो ये 3% प्लस ये हो गया 2% मल्टीप्लाई बाय माइनस 13.65 होल डिवाइडेड बाय 13.65 प्लस 3.39 माइनस में आएगा 17.04। ये माइनस माइनस कट कर दो। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो 13.65 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 17.04 यानी 1.60 आ रहा है प्लस में, और प्लस 3 है तो प्लस 3 कर दो साथ में। तो 4.60 यानी 4.60%। ये इल्ड टू मैच्योरिटी का तरीका है। क्या निकालने के लिए? प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट निकालने के लिए। यही सेम तरीका आप यूज कर सकते हैं, आपको डिबेंचर का इल्ड टू मैच्योरिटी मेथड में पूछेगा तो। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको ये सम्स। इंटरेस्टिंग था भी ये क्वेश्चन। तो दोनों ही आपका ये जो सिचुएशन था वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे आपने अभी प्रेफरेंस शेयर्स का निकाला है, देखिए यहाँ पे आपको डिबेंचर के रिलेटेड भी वैसा ही क्वेश्चन मिला है, तो आराम से ये भी निकल जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं सम्स को। बोलता है XYZ कंपनीज इक्विटी शेयर्स इज कोटेड इन द मार्केट एट 25 पर शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस बता दिया 25 रुपया है। द कंपनी पे डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर्स एंड द इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 5% पर ईयर। डिविडेंड पे कर रहा है 5 रुपया का और बोलता है कि 5% ग्रोथ भी है। तो बताओ कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होगा? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट आएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे डिनोट करते हैं? के ई से। तो आपका D0 डिविडेंड कितना दे रहा है अभी? 5 रुपया। आपको D1 फाइंड करना होता है, तो मैं बताऊंगा D1 कैसे निकलता है। ग्रोथ रेट कितना है? 0.05 है। तो D1 कैसे निकालते हैं? होता है D0 1 प्लस ग्रोथ। तो D0 5 है, 1 प्लस ग्रोथ है 0.05 का।
तो 5 को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.05, यानी आपका डिविडेंड जो आएगा D1 जो आएगा वो होगा 5.25। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 25 रुपया, तो KE निकल जाएगा। तो KE इक्वल्स टू क्या होता है? D1 बाई MP प्लस ग्रोथ रेट। तो D1 है आपका 5.25 बाई 25 प्लस 0.05, यानी 26% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा क्या है? इफ कंपनी इशू 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच एंड रियलाइज ₹95 पर डिवेंचर व्हाइल डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10। देखो ₹100 का डिवेंचर भले ही है, लेकिन आपको मिला कितना? 95, यानी आपका नेट प्रोसीड कितना? रोमन 2 कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, जिसको KD बताते हैं। तो आपको नेट प्रोसीड कितना मिला है? भले ही ₹100 का वो डिवेंचर था, लेकिन आपके हाथ में कितना आया? ₹95। आगे बोलता है डिबेंचर का इंटरेस्ट है 12%, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है इंटरेस्ट 100 का 12%, यानी आप इंटरेस्ट कितना देते रहोगे? ₹12 का इंटरेस्ट देते रहोगे हर साल। नेक्स्ट है रिन्यूअल 10 साल बाद होगा, प्रीमियम 12% के साथ, यानी एन इक्वल्स टू कितना? 10 ईयर्स। रिडीमेबल वैल्यू बताता है कितना? रिडीमेबल वैल्यू बता रहा है कि आपको जो रिडीम करना है वो करना है 12% प्रीमियम के साथ। तो फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम ऐड करोगे, ये नहीं कि आपको जो नेट प्रोसीड मिला उस पे आप ऐड कर रहे हो 12%, नहीं, फेस वैल्यू पे प्रीमियम ऐड होता है, यानी ये हो जाएगा 112 का। क्या करना है इसके बाद? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फाइंड करो यील्ड टू मैच्योरिटी से। तो मैं बताया था यील्ड टू मैच्योरिटी का जैसे ही क्वेश्चन देगा, बस चुपचाप कॉलम बनाओ, टेबल बनाओ और शुरू हो जाओ। तो मैं भी बनाता हूँ, फिर शुरू हो जाऊंगा। देखो ऐसा ही टेबल मैंने तुमको बताया था जब प्रेफरेंस शेयर्स का क्या कर रहे थे, यील्ड टू मैच्योरिटी फॉलो कर रहे थे। ईयर होता है, कैश फ्लो होता है जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होता है, दो कॉलम होता है पीवी का, और उसके अंदर सब कॉलम होते हैं, कौन सा? पीवी फैक्टर और पीवी। फिर आपके दूसरे वाले में भी सेम सिचुएशन होगा, तो मैं यहाँ पे कौन सा रेट लूँ? वहां तो 3% 5% ले लिया था, यहाँ कौन सा लूँ? तो देखो इंटरेस्ट जो डिवेंचर के ऊपर चार्ज हो रहा है वो 12% का हो रहा है, तो तुम नियर बाई इसी में कोई रेट के साथ खिलवाड़ कर लो, मजा आ जाएगा, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज एक ले लेता हूँ 10% और एक ले लेता हूँ लाइक 12%, मेरा मर्जी, मैं कुछ भी ले सकता था, मुझे मन लगा मैं 10 12 ले लूँ, तो मैं ले लिया। अब ईयर क्या हो जाएगा? आपका ईयर तो पहले 0 से स्टार्ट होता है जब आपको पैसा मिलता है, फिर 1 से 10 साल तक आप क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, फिर 10th ईयर में आप क्या करेंगे? रिडेम्पशन करेंगे। तो 0 ईयर में आपको क्या मिला? 0 ईयर में आपको एन एनपी मिला 95 का, 95 इंटरेस्ट दे रहे हैं आप हर साल कितना? ₹12 का, रिडीम करेंगे 112 में। पीवी फैक्टर निकालो 10% पे, कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 से। तो याद रखना 0 ईयर का पीवी फैक्टर 1 होता है, कभी भूल से कुछ और मत लिख देना। तो फर्स्ट ईयर का 1 डिवाइड बाय 1.1 करेंगे तो 0.909 आ रहा है, ऐसे करके चलते जाओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, 10। तो 10th ईयर का जो है ना वो लिख लो, क्योंकि 10th ईयर में तुमको फिर लगेगा, तो 0.386। अब बताइए जब 10 साल तक पहुंच जाओगे तो जीटी फंक्शन प्रेस कर दो, जीटी फंक्शन कर लिया तो 6.145 आ गया। नेक्स्ट आते हैं 12% वाले पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th ईयर का लिख लो 0.322, जीटी कर दो 5.650। अब इसी को बस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करें 95 को तो 95 आएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 6.145, तो नेगेटिव आ रहा है 73.74। 112 मल्टीप्लाई बाय 0.386, नेगेटिव आ रहा है 43.232। इसको ऐड कर लो आपस में, तो 95 माइनस 73.74 माइनस 43.232, तो नेगेटिव में आ रहा है 21.972। इस वाले का निकालो, 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका तो 95 ही होगा। 5.650 को 12 से, 5.650 मल्टीप्लाई बाय 12, तो माइनस में आ रहा है 67.80, फिर 0.322 मल्टीप्लाई बाय 112, नेगेटिव में आ रहा है 36.064। इसका भी आपस में ऐड करो, तो 95 माइनस 67.8 माइनस 36.064, तो आ रहा है माइनस में 8.864। बोलोगे सर दोनों नेगेटिव आ गए, उसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव आया था, आ सकता है, कोई चिंता का बात नहीं है, निकाल लो। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट एल टू मैच्योरिटी से निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या था? लोअर रेट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एनपीवी हायर रेट माइनस लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय एनपीवी एट लोअर रेट। बस इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो लोअर रेट कितना है? लोअर रेट है 10% प्लस हायर रेट 12% माइनस 10% डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट है आपका नेगेटिव में 21.972, फिर माइनस हायर रेट का, हायर रेट कितना है? वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा 8.864 मल्टीप्लाई बाय लोअर रेट
तो माइनस में 21.972, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 21.972 यानी नेगेटिव 43.944 डिवाइडेड बाय 21.972 माइनस 8.864, नेगेटिव में आ रहा है 13.108, डिवाइड कर लो, नेगेटिव तो कट जाएगा, डिवाइड करके ऐड कर दो तो 43.944 डिवाइडेड बाय 13.108 प्लस कर दोगे 10 के साथ यानी 13.35% कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो देखो रेट आ गया 13.35%। आईसीआई ने क्या किया था, इसने एक अजम्पशन लिया था इस क्वेश्चन को करते समय, आईसीएआई ने टैक्स रेट अज्यूम किया था 30%। तो अकॉर्डिंगली वो चेंज जाएगा, जैसे हम लोग इंटरेस्ट यहाँ कितना लेके चल रहे हैं, इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं 12, तो 12 में से 30% टैक्स काटने के बाद आपका ये फिर सॉल्यूशन बनेगा। जैसे सॉल्यूशन जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें आईसीआई के हिसाब से ही सॉल्यूशन है, बट ये कंफ्यूजन ना पैदा हो कि उसमें 30% कहाँ से आ गया, तो मैंने बिना 30% के जो कि सम एक्चुअली था उसके हिसाब से सॉल्यूशन किया। अब 30% यदि टैक्स कंसिडर करते हैं तो क्या आएगा वो सॉल्यूशन मुझे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो आप मिला लेंगे कि ये जो 30% है वो अजम्पशन बेस्ड है, एक्चुअल क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होता है। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोलता है एमआर लिमिटेड इज हैविंग द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी 8 लाख का, प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 का, डिवेंचर 1,50,000 का, टोटल 10 लाख का कैपिटल हो गया। द अर्निंग पर शेयर्स ऑफ द कंपनी वेर 2.50 इन 2021, है ना, अब अभी 2022 में हो। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन इक्विटी इज 10%, 10% का आपका डिविडेंड ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर्स इज 50% ऑफ ईपीएस ऑफ 2021, 2021 में जो ईपीएस था उसका 50% नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा। करंट मार्केट प्राइस 25 रुपया है, तो आपको तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना होगा, आप पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो के ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलता है जो आपका डिविडेंड था 2021 का 2.50, है ना, तो 2.50 इसका 50% डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है आपका 25 रुपीज, प्लस ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, ग्रो कर रहा है आपका, डिविडेंड ग्रोथ रेट इज 10%, तो 0.10, तो 2.50 का 50% यानी 1.25 डिवाइडेड बाई 50, सॉरी 25, तो 0.05 प्लस 0.10 यानी 15%, 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। दूसरा क्या होगा आपका, 15% न्यू डिवेंचर कैन बी इशूड बाय द कंपनी, 15% नया डिवेंचर कंपनी इशू करेगा। द कंपनीज डिवेंचर आर करंटली सेलिंग एट 96 पर डिवेंचर। अब डिवेंचर पाइए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर केडी इक्वल्स टू, रिडीमेबल है कि नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं। कंपनी का डिवेंचर अभी बिक रहा है 96 रुपीज में, देन न्यू 12% शेयर्स कैन बी, अच्छा यहाँ पे रिडीमेबल नहीं है डिवेंचर्स का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट जो लग रहा है डिवेंचर पे वो 15% का लग रहा है, तो 15%, 1 माइनस टैक्स रेट कितना परसेंट है, टैक्स रेट इज 30%, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%, तो 0.30 होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स कितना मिल रहा है आपको, डिवेंचर इशू करके आपको नेट प्रोसीड्स मिल रहा है 96 रुपीज का, तो डिवाइडेड बाय 96, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी आ जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 96 यानी 10.94% कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का भी है, द न्यू 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी सोल्ड एट नेट प्राइस ऑफ 91.50 फेस वैल्यू 100, यानी ये नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका भी रिडम्पशन नहीं है, सेम कहानी से इसका भी निकल है, आसान है। केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना लगेगा, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है 12%, यानी 12 का प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, इसमें कोई टैक्स मत कर लेना, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर टैक्स जो होता है वो डिविडेंड टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। नेट प्रोसीड्स कितना मिल रहा है, नेट प्रोसीड्स मिल रहा है 91.50 का, तो 12 डिवाइडेड बाय 91.50 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज टर्म में आएगा, यानी 13.11%। तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, था आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्ट निकालो, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स निकालो, निकाल लिया मैंने। इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग न्यू, इक्विटी शेयर्स का भी निकाल लिया। अब आपको फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, अज्यूमिंग दैट द रिटर्न अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट, ये बाद में बताता हूँ, पहले मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही आपको फाइंड करना है। तो पहले कॉलम बनाता हूँ फिर स्टार्ट करूंगा। तो देखो सोर्स में अपने पास क्या है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डिवेंचर है। कितने कितने अमाउंट का है, 80,000, 50,000, 1,50,000, 80,000, नहीं सॉरी 8 लाख का है, 8 लाख, 50,000 और 1,50,000, यानी टोटल 10 लाख का है।
जैसे वेट अभी निकाले थे तो पहले वैसे वेट फाइंड करो, यानी 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख यानी 0.8, 0.05, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख 0.15। के जीरो मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकला? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला था 15%। तो 15%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकला 13.11%। और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकला 10.94, 10.94%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो लास्ट कॉलम आ जाएगा। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी 12%। 0.05 मल्टीप्लाई बाई 13.11 यानी 0.656%। 0.15 मल्टीप्लाई बाई 10.94 यानी 1.641%। ऐड कर दो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 12 प्लस 0.656 प्लस 1.641, तो 14.297% यानी अप्रोक्सीमेटली 14.30% मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। यही जैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करते थे, वैसे ये भी निकलता है। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? बोलता है कि हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग दैट द रिटेन्ड अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2021 का ईपीएस। तो अपने को ये पता करना होगा कि कितना अपने पास जो होगा ना, वो कितना अमाउंट हम लोग स्पेंड कर सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए इसका भी वर्किंग करके बताता हूँ। ये आपका बी। तो उसमें क्या होगा, देखिए ईपीएस ऑफ 2021, ईपीएस ऑफ 2021 का 50% इंटू नंबर ऑफ इक्विटी। अब पहले ये निकालो, तो 2021 का ईपीएस कितना था? 2.50 था। उसका 50% इंटू नंबर ऑफ इक्विटी कितना था? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है आपके 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो कितना आएगा? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 50,000 यानी आपके पास 62,500 का रिटेन्ड अर्निंग है। ये क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। अब आप देखोगे रिटेन अर्निंग अलग से नहीं है समझ में। इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस और डिवेंचर है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवरऑल 80% वेट जो है ना वो इक्विटी का है, यानी रिटेन अर्निंग इंक्लूडेड इन इक्विटी शेयर्स, यानी 80% का बराबर का इसका मतलब रिटेन अर्निंग है। तो टोटल आपके पास कितना होगा कैपिटल? तो टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल कितना हो जाएगा? 62,500 जो है वो टोटल कैपिटल का 80% है। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 62,500 डिवाइडेड बाई 80%, यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 78,125 है ऑलरेडी। क्लियर है? बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसलिए। तो ये समझ में कंप्लीट हुआ। अब सेम सिचुएशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। आपके पास एक्जिस्टिंग डिवेंचर है 3 लाख का, प्रेफरेंस शेयर्स है आपका 250 का, इक्विटी है 5 लाख का, टोटल 10,50,000 का आपके पास कैपिटल है। बोलता है 100 रुपीज डिवेंचर रिन्यूएबल एट पार 2% फ्लोटेशन कॉस्ट 10 इयर्स ऑफ मैच्योरिटी द मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर इज 110। यानी आप इससे क्या निकाल पाएंगे? इससे डिवेंचर का कॉस्ट निकाल पाएंगे, केडी फाइंड कर पाएंगे, वो भी क्या है? रिडीमेबल डिवेंचर है। आइए निकालते हैं इसका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12। तो केडी रिडीमेबल वैल्यू पे निकलेगा, इक्वल्स टू क्या होता है? आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। तो इंटरेस्ट कितना देना होगा? आपका इंटरेस्ट जो है वो कितना? 12%, सॉरी 10% डिवेंचर है। तो 10% मतलब 100 का 10% कितना? 10 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट आपके सम्स में कहीं ना कहीं है, तो ये दिया हुआ है 30% का टैक्स रेट, तो 0.30 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना? बोलता है रिडीम्शन होगा 100 रुपीज पर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार, एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू यानी 100 में ही रिडीम होगा, तो 100 रुपया माइनस नेट प्रोसेस। आप लोग लिख के करेंगे, ये आरबी का इतना वैल्यू, एनपी का इतना वैल्यू, तो मैं लिख के नहीं कर रहा हूँ, समझा के बता ही दे रहा हूँ आपको। एग्जाम में तो आपको समझाने के लिए तो लिखना पड़ेगा, है ना। बोलता है कि आप इशू जो कर रहे थे वो 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट लगा था, तो 100 में से 2% चला जाएगा तो आपको 98 मिलेगा ना। ये आपका इशू प्राइस है यानी नेट प्रोसेस है 98। कितने साल में रिडम्शन होगा? रिडम्शन होने वाला है 10 साल बाद, तो 10 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आराम से शांति से सॉल्व करेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आएगा 7.27%। ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकल गया। आगे क्वेश्चन क्या है? सेकंड है 100 प्रेफरेंस शेयर्स यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड करेंगे। आ जाइए, केपी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी बोलता है रिडीम होगा 10 ईयर बाद। सेम सिचुएशन, प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेम रिडीमेबल है, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू रखेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है चेक करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 100 का 12% 12 रुपए का प्रेफरेंस देंगे, डिविडेंड देंगे आप। रिडीमेबल वैल्यू कितना?
रिडीमेबल एट पार, एट पार मतलब होता है फेस वैल्यू, जो कि 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, माइनस प्रोसीड्स पे आपको क्या मिल रहा है, 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट आपका लग रहा है। 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट यदि आप मान लो 100 से माइनस करते हैं तो 97 मिलने वाला है। 10 साल बाद रिडीम होगा, होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 100 माइनस 97 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12, यानी 12.30 डिवाइडेड बाई 197 डिवाइडेड बाई 2, यानी 98.50। 12.3 डिवाइडेड बाई 98.5, यानी 12.49%, 12.49%। तो दो चीज तो निकल गया। अब बोलता है इक्विटी को, इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई। तुम लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो मार्केट प्राइस भी दिया हुआ था, यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट प्राइस दिया था, क्यों छोड़ते जा रहे हैं? वो इसलिए छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब फाइंड करना है तो मार्केट वैल्यू वेट यूज करने बोला है, इसलिए मार्केट वैल्यू को हम लोग तब यूज करेंगे, अभी कैलकुलेशन उसको मार्केट वैल्यू का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे। बोलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 4 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट है, मार्केट प्राइस 25 रुपए का है, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है, यानी D1 है, D0 रहता है तो करंट ईयर का डिविडेंड होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है तो D1 होता है, और ग्रोथ रेट डिविडेंड में 5% का है। आ जाइए, आसान है। तो आपका हो जाएगा D1 बाई, आपका प्राइस होता है P0 होता है, माइनस यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट को आप एफ से भी बोल सकते हैं, प्लस ग्रोथ रेट। तो D1 है आपका 2 रुपया, आपका मार्केट प्राइस 25 माइनस 4 रुपया का फ्लोटेशन, तो 25 माइनस 4 प्लस ग्रोथ रेट है आपका 5%, यानी 0.05, 0.05। तो 2 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 14.52%, 14.52%। इतना करने के बाद क्या करना है? मेन क्वेश्चन आपका यहाँ है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है आपको, तो टेबल लगता है इसके लिए। आ जाइए टेबल बना लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू। ये लिखना जरूरी है कि आप मार्केट वैल्यू पे निकाल रहे हैं कि बुक वैल्यू पे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सोर्स, फिर हो जाएगा मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू का आपका रुपीज आ रहा है, फिर आप निकाल रहे हैं वेट, उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सोर्स में आपके पास क्या था? सोर्स में सबसे पहले आपके 10% डिवेंचर है, फिर 12% प्रेफरेंस है। 10% डिवेंचर, 12% प्रेफरेंस और इक्विटी। तो 10% डिवेंचर कितना? आपके पास डिवेंचर्स पहले 100 वाला था, यानी कितना डिवेंचर हो गया? 3000, क्योंकि 3 लाख का था, तो 3000 डिवेंचर हो जाएगा। डिवेंचर का अभी मार्केट प्राइस क्या चला है? डिवेंचर का अभी मार्केट प्राइस 110 चला है, ये अब आपके काम का है, तो मल्टीप्लाई बाय 110। उस तरीके से प्रेफरेंस में आ जाइए। प्रेफरेंस है आपके पास 2,50,000 का, 100 का है, यानी 25 तो प्रेफरेंस हो जाएगा, 2500 प्रेफरेंस शेयर्स। रेट कौन सा लेंगे? तो जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, प्रेफरेंस का मार्केट प्राइस अभी 108 रुपया, 108 है। और इक्विटी में देखेंगे, पहले था आपका 10 का फेस वैल्यू, यानी 50,000 इक्विटी था, और अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 25 करके, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसका आ जाएगा 3,30,000, 2500 मल्टीप्लाई बाय 108, यानी 2,70,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 125,000। अब ना इस सबको ऐड करेंगे पहले, तभी वेट निकाल पाएंगे। तो 3,30,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,25,000, सॉरी 12,50,000, यानी 18,50,000 आ रहा है। अब आप वेट निकालने के लिए क्या करें? शॉर्टकट तरीके से, यानी आप क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 18,50,000 पहले कर ले, मल्टीप्लाई करे 3,30,000 को, आप एक एक करके वेट निकाल पाएंगे, तो 0.178, फिर आप 2,70,000 इक्वल्स टू कर देंगे तो आ जाएगा 0.1146, फिर 12,50,000 इक्वल्स टू कर देंगे तो आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका डेप्ट का कॉस्ट कितना था? डेप्ट का कॉस्ट था 7.27%, 7.27%। प्रेफरेंस का कॉस्ट कितना था? 12.49, 12.49%, और इक्विटी का 14.52%। अब इन दोनों को, वेट को और इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 7.27 मल्टीप्लाई बाय 0.178, 1.294%, 0.146 मल्टीप्लाई बाय 12.4, 1.824%,
0.676 मल्टीप्लाई बाय 14.52 9.82%। इन सबको ऐड कर दे। 1.294 प्लस 1.824 प्लस 9.82 यानी 12.94% आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं। ये आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। आज इतना ही करेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग फिर दूसरे पार्ट में सब सारे सम्स को जो बचा हुआ सम्स है वो कवर करेंगे। आज हम लोगों ने रेशियो के पहले फॉर्मूला को समझा, फिर उससे कुछ क्वेश्चंस को किए, जो कि अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो इससे भी एडवांस क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। बहुत जल्द मैं वो वीडियो भी लेके आ रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेकंड पार्ट। इससे क्या होगा कि आपका ये लेंथी चैप्टर में सिर्फ 2 वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहे और तैयारी जोर शोर से करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।